हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिव कुमार सिंह आप सभी का आपके चैनल ISPCS क्लब एंड हब में स्वागत करता हूं तथा बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए। हम लोग जो देख रहे थे टॉपिक था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इसके अंतर्गत दो कॉन्सेप्ट वीडियो हम लोग देख चुके थे। कॉन्सेप्ट वीडियो बड़ी परीक्षाओं के लिए जैसे UPSC, UPPCS, PGT, नेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए इन दो कॉन्सेप्ट वीडियो से जो फैक्ट निकल के आते हैं उसको हम लोग देखेंगे 2020 फटाफट वीडियो के अंतर्गत। यह वीडियो 2020 फटाफट वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वनडे एग्ज़ाम में जैसे रेलवे हुआ, विशेष करके SSC, टेट, सुपर टेट, पेट, इन सारे परीक्षाओं के लिए वनडे एग्ज़ाम के लिए 2020 फटाफट वीडियो रामबाण सिद्ध होगा। ये फास्ट रिवीजन और सिलेक्शन वीडियो है दोस्तों। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो नए समुद्री मार्ग की तलाश भारत के लिए किया गया था, जो कालीकट नामक स्थान पर पहुंचने के बाद खत्म होता है, उस रास्ते के पहले किन दो मार्गों से यूरोपियों का भारत के साथ व्यापार होता है? वो दो रास्ते थे फारस की खाड़ी का रास्ता, लाल सागर का रास्ता। फारस की खाड़ी का रास्ता जो अरब क्षेत्र से होकर जाता था, वहाँ पर एक कुस्तुनतुनिया क्षेत्र है। कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर 1453 में 1453 में तुर्कों का कब्जा हो जाता है, अधिकार हो जाता है, जिसके बाद से वो अन्य लोगों के लिए इस रास्ते को बंद कर देते हैं। इस प्रकार से ये रास्ता जो होता है आपका फारस की खाड़ी का रास्ता, ये क्लोज हो जाता है। अब दूसरा रास्ता बचता है दोस्तों लाल सागर का रास्ता। इटली के शहर वेनिस के कुछ बहुत धनाढ़ व्यापारी थे, उनका इस लाल सागर वाले रास्ते पे बहुत वर्चस्व था, बोलबाला था, और वे भी किसी बाहरी शक्तियों को इस रास्ते से व्यापार करने पर क्या कर देते हैं, रोक लगा देते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये दोनों रास्ते बाहरी लोगों के लिए, अन्य यूरोपीय लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो यूरोपियों के लिए नए मार्ग की तलाश के लिए मजबूर किया? वो मजबूरी थी गरम मसाले का। वैसे तो बहुत सारे सामान का व्यापार यूरोप का भारत के साथ होता था या पूरब के साथ होता था, किंतु उसमें से जो स्पाइसेस का व्यापार था, गरम मसाले का व्यापार था, वो व्यापार केवल भारत और इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप पर ही निर्भरता थी यूरोपियों की। अब आते हैं दोस्तों 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में कौन सी ऐसी सहायक घटना घटी जो समुद्री यातायात की में क्रांति ला दी या समुद्री यातायात को और सुगम बना दिया? 15वीं शताब्दी में मार्नियर कंपस का आविष्कार हुआ, जिसको कुतुबनुमा या दिक्सूचक यंत्र भी कहते हैं। इसके आविष्कार के साथ ही समुद्री यात्रा में या समुद्री यात्रा में यातायात में एक क्रांति का उदय हुआ, और जिसके तहत आगे चल के बहुत सारे यूरोपीय समुद्री यात्री निकले और तरह तरह की समुद्री मार्गों की तलाश किए। अब आते हैं हम लोग दोस्तों नेचुरल हिस्टोरिका क्या है। नेचुरल हिस्टोरिका भारत और यूनान के प्राचीन भारतीय व्यापार के संबंध में बहुत ही अच्छा वृत्तांत जो है प्रस्तुत करता है। इसको यूनान के एक लेखक प्लिनी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें प्लिनी ने इस किताब में लिखा था कि भारत के साथ जो गरम मसाले का व्यापार होता है उसमें यूनान के लोग सोना देकर गरम मसाले लेते हैं, जिस पर प्लिनी ने बहुत चिंता व्यक्त किया था। अब आते तो दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की तलाश के लिए जो अभियान चला था यूरोपीय देशों में, उस अभियान का जो पहला प्रयास था 1487 में, 1487 में पुर्तगाल का यात्री बार्थोलोमो डियास, जो इस यूरोपीय क्षेत्र से इस अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका के नीचे उत्तमाशा अंतरीप, जिसको केप ऑफ गुड होप या स्टार्मी केप या तूफ़ानी अंतरीप भी कहते हैं, यहाँ पर आया। इसके बाद आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, यहीं से वो बैक हो गया था। इस प्रकार पहला प्रयास उसके द्वारा बार्थोलोमो डियास के द्वारा 1487 में किया गया था। दूसरा प्रयास स्पेन का एक यात्री जिसका नाम कोलंबस था। कोलंबस इस यूरोपीय क्षेत्र से चलता है और इधर न जाकर वो सीधा जाता है, निकला था भारत के समुद्री मार्ग की तलाश के लिए और खोज बैठा था अमेरिका को। इस प्रकार 1492 में, 1492 में दूसरे प्रयास के तहत कोलंबस, जो स्पेन का निवासी था,
वो भारत की खोज की बजाय वह अमेरिका को खोज बैठा। यानी अमेरिका की खोज करने वाला व्यक्ति कोलंबस था, जो स्पेन का निवासी था। इस अभियान का तीसरा प्रयास वास्को डी गामा के द्वारा किया जाता है 1498 में। वह इसी मार्ग से चला जिस मार्ग से बार्थोलोमेव डियास 1487 में चला था। 10 साल के अंतराल पे 1497 में इसी मार्ग से वास्को डी गामा भी चला, जो पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाली था। और 17 मई 1498 को कालीकट नामक स्थान पर पहुंचकर इस अभियान की सफलता उसके हाथ लगती है और भारत के लिए समुद्री मार्ग की तलाश कर लेता है। दोस्तों, अगला फैक्ट, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का शासक था। वह समुद्री यात्रा के लिए अपने यहाँ के नाविकों को, यात्रियों को बहुत प्रोत्साहित करता था तथा जितने धन की ज़रूरत होती थी, धन का फाइनेंस भी करता था। उसके इसी गुणों के कारण उसको द नेविगेटर की संज्ञा प्रदान की गई थी। अगला फैक्ट है सिकंदर लोदी। जिस समय वास्को डी गामा भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की तलाश करने में सफल होता है और कालीकट नामक स्थान पे 17 मई 1498 को पहुंचता है, उस समय भारत पर सल्तनत काल का शासन चल रहा था तथा सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का शासक था, सिकंदर लोदी उस समय भारत का बादशाह था। जमोरिन कौन था? जमोरिन जिस समय वास्को डी गामा कालीकट नामक स्थान पर भारत के लिए समुद्री मार्ग की तलाश करते हुए पहुंचता है, उस समय वहां का जो स्थानीय हिंदू शासक था उसका नाम जमोरिन था, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब्दुल मनीद या अब्दुल मजीद कौन था? अब्दुल मजीद गुजरात का एक पथ प्रदर्शक था, जो वास्को डी गामा को कालीकट पहुंचने में बहुत सहायता किया था, मदद किया था। वास्को डी गामा अपनी इच्छा से भारत के लिए समुद्री मार्ग की तलाश करने के लिए निकला था या किसी शासक या राजा के निर्देश के क्रम में निकला था? नहीं, वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में या उसकी आज्ञा से भारत के लिए समुद्री मार्ग की तलाश करते हुए कालीकट नामक स्थान पे 1498 को पहुंचा था। वहाँ पर किन लोगों ने वास्को डी गामा का बहुत विरोध किया था, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न की थी? कालीकट क्षेत्र के जो अरब व्यापारी या अरब स्थानीय व्यापारी थे उस समय, वो वास्को डी गामा का बहुत विरोध किए थे और मार्ग में बाधा पैदा करने की कोशिश किए थे। वास्को डी गामा के बाद वह कौन सा यात्री था जो दूसरे यात्री के रूप में 1500 में 1500 में भारत की यात्रा पर आया था? दूसरे पुर्तगाल यात्री का नाम था केब्राल अल्वारेज। अगला फैक्ट, पुर्तगाली कंपनी के रूप में किस कंपनी की स्थापना 1503 में की गई थी और उस कंपनी का नाम क्या था? 1503 में स्टाडो दी इंडिया की स्थापना पुर्तगाली कंपनी के रूप में की गई थी। अगला फैक्ट, 1503 में कहाँ पर प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री या कोठी की स्थापना कोचीन में की गई थी? कहाँ पे की गई थी? कोचीन में की गई थी। कब की गई थी? 1503 में। अगला फैक्ट, प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में कब और किसको भारत भेजा गया था वायसराय बनाकर? अल्मीडा को 1505 में प्रथम वायसराय के रूप में भारत भेजा गया था। शांतिपूर्ण जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति किसके द्वारा चलाया गया था? अल्मीडा जो प्रथम वायसराय था पुर्तगाल का, उसके द्वारा यह शांतिपूर्ण जल की नीति चलाई गई थी। वह त्रिगुट जिसमें मिस्र, तुर्की और गुजरात शामिल था, उस त्रिगुट को हराने वाला कौन पुर्तगाली वायसराय था और कब हराया था? उस पुर्तगाली का नाम अल्मीडा था। अल्मीडा 1509 में, जिस वर्ष उसको पुर्तगाल वापस जाना था, इस त्रिगुट को हराकर तब वापस गया था। 1509 में दूसरे वायसराय के रूप में किस पुर्तगाली को वायसराय बनाकर भेजा गया था? अल्फांसो डी अल्बुबर्ग को दूसरे वायसराय के रूप में 1509 में वायसराय बनाकर भेजा गया था। दूसरी पुर्तगाली कोठी या फैक्ट्री
कहाँ पर और कब स्थापित की गई थी? दूसरी पुर्तगाली कोठी या फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर नामक स्थान पे स्थापित की गई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुबर्ग को कहा जाता है। वह कौन सा पुर्तगाली शासक था जो विजयनगर के बहुत ही महान सम्राट कृष्णदेवराय का मित्र था? कृष्णदेवराय के परमिशन से भटकल नामक स्थान पे पहले पुर्तगाली किले की स्थापना कराने में सफल रहा था। उस पुर्तगाली वायसराय का नाम अल्फांसो डी अल्बुबर्ग था। वह कौन सा पुर्तगाली वायसराय था जो पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी? उस पुर्तगाली वायसराय का नाम अल्फांसो डी अल्बुबर्ग था तथा अल्फांसो डी अल्बुबर्ग भारतीय स्त्रियों से पुर्तगाली पुरुषों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला वायसराय था। किस वायसराय को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी की संज्ञा दी गई है? राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी के रूप में अल्फांसो डी अल्बुबर्ग को जाना जाता है, क्योंकि अल्फांसो डी अल्बुबर्ग राजा राम मोहन राय द्वारा चलाए गए सती प्रथा के लिए आंदोलन को उनसे काफ़ी पहले इस सती प्रथा को समाप्त करने का कार्य किया था। इसीलिए अल्फांसो डी अल्बुबर्ग को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। कौन सा पुर्तगाली वायसराय था जो सबसे पहले भारतीयों की एंट्री पुर्तगाली सेना में किया था? उस पुर्तगाली वायसराय का नाम अल्फांसो डी अल्बुबर्ग था। 1529 में कौन सा वायसराय भारत भेजा गया था? उस वायसराय का नाम नीनो डी कुन्हा था। नीनो डी कुन्हा ही है जिसको मुगल सम्राट बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में अनवर के नाम से जिक्र किया है तथा अनवर के नाम से संबोधन किया है। वह कौन सा पुर्तगाली वायसराय था जो सबसे पहले किसी मुगल सम्राट के दरबार में गया था? वह था नीनो डी कुन्हा। कार्टज आर्मेडा पद्धति क्या है? कार्टज आर्मेडा पद्धति पुर्तगालियों के द्वारा चलाया गया एक परमिट व्यवस्था है जो अरब सागर और हिंद महासागर के क्षेत्र से किसी हिंदुस्तानी जहाज़ या अरबी जहाज़ को आने की अनुमति देता था, किंतु परमिट प्राप्त करने वाले जहाज़ को ही। जिस जहाज़ को परमिट नहीं मिलता था या मिला रहता था, उस जहाज़ को अरब सागर और हिंद महासागर से गुजरने की अनुमति नहीं थी। इसी व्यवस्था को कार्टज आर्मेडा सिस्टम कहते हैं। जो इस व्यवस्था का पालन नहीं करता था, जो जहाज़ इस व्यवस्था का उल्लंघन करता था, उसके पीछे आर्मेडा की शक्ति लगा दी जाती थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत जबरन उसको ला दिया जाता था। तथा काफिला व्यवस्था यह व्यवस्था थी कार्टज आर्मेडा पद्धति के तहत जिसको परमिट मिल जाता था जिस जहाज़ को, उस जहाज़ की सुरक्षा के लिए एक काफिला पुर्तगाली काफिला पीछे पीछे चलता था तथा दूसरा कार्य इस काफिले का यह भी था कि वह निगरानी रखे कि वह जहाज़ जिसके पीछे काफिला चल रहा है पुर्तगाली नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। किस दर्शन के अंतर्गत पुर्तगाली सागर में कार्टज आर्मेडा पद्धति के तहत परमिट और शुल्क प्राप्त करने की व्यवस्था लागू किए थे? वह दर्शन था कि पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे, लॉर्ड ऑफ ओशन कहते थे। वह कौन से दो सामान हैं जो कार्टज आर्मेडा पद्धति के अंतर्गत परमिट लेने के बाद भी उन दो सामानों को जहाज़ से ले जाने की अनुमति नहीं थी? वो दो सामग्री थी बारूद और काली मिर्च, ब्लैक पेपर और अम्युनिशन। कौन सी वह यूरोपीय शक्ति थी जो इस भारतीय व्यापार की प्रतिस्पर्धा में 1595-96 में आकर इसमें शामिल हो गई थी? उस पुर्तगाली शक्ति का नाम डच था जो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। ब्रिटिश कंपनी इस भारतीय व्यापार में किस समय अपनी सहभागिता के लिए या प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए आई थी?
वह दौर था, वह समय था 1600। अगले तथ्य के रूप में 1661 में पुर्तगालियों ने जब अपनी इस त्रिकोणीय संघर्ष में, जिस त्रिकोणीय संघर्ष में डच, ब्रिटिश और पुर्तगाली शामिल थे, उसमें अपनी स्थिति को कमज़ोर देखते हुए अपने यहाँ की राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर देते हैं। वह सन कौन था? 1661। और इस शादी के दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बम्बई नामक शहर को दहेज के रूप में दिया था तथा इस शहर को चार्ल्स द्वितीय ने अपने यहाँ की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर कुछ शुल्क प्राप्त करके दे दिया था। अगले फैक्ट के रूप में पुर्तगालियों की देन हम लोग देखते हैं। पुर्तगालियों के देन में सबसे महत्वपूर्ण देन था 1556 में सबसे पहले प्रेस की व्यवस्था, प्रेस की स्थापना या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा 1556 में किया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा वह कौन सा यूरोपीय आर्किटेक्चर था, यूरोपीय स्थापत्य था जिसको भारत लाया गया था। उस यूरोपीय स्थापत्य का नाम गोथिक स्थापत्य था या गोथिक आर्किटेक्चर था। कौन से कृषि उत्पादन हम लोगों ने पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? वह कृषि उत्पादन था तंबाकू की खेती, मूंगफली की खेती, आलू की खेती, मक्का की खेती था, पपीता की खेती हमने पुर्तगालियों से सीखा था। इस प्रकार दोस्तों 2020 फटाफट वीडियो होता है समाप्त। स्पीडी रिवीजन वीडियो है, इसलिए इसको आप एक बार देखने के बाद दोबारा आप स्वयं रिकॉल करेंगे और स्वयं देखेंगे। जहाँ भी आपको दिक्कत होगी रिवर्स करके इस मेरे वीडियो को देख लेंगे। आपके वनडे एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो यहाँ से बाहर जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।